हेलो एवरीवन, नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेलकम टू माय 6 नवरात्रि टॉक शो 2024। नवरात्रि टॉक शो का ये सीजन 2 स्टार्ट होने जा रहा है और आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस टॉक शो। आज का है डे 1 और आज की देवी है शैलपुत्री और आज का कलर है येलो। येलो कलर रिफ्लेक्ट करता है जॉय और ब्राइटनेस, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ नवरात्रि। और आज का टॉपिक है अपना गायनोलॉजिकल हेल्थ और आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर रचना जाजू। तो चलिए आज शुरू करते हैं डे 1। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, माय 6 एट द बुटीक नवरात्रि टॉक शो 2024 के डे 1 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है डॉक्टर रचना जाजू। वेलकम। तो अभी हम डॉक्टर रचना जाजू का एक शॉर्ट में इंट्रो में आपको देने जा रही हूँ कि आफ्टर मैरिज शी जॉइन जाजू हॉस्पिटल विच इज इन सर्विस ऑफ लातूर फ्रॉम लास्ट 40 years. Rachna is a leading gyno in Latur, practicing for last 30 years. She is a state chairperson of MTP. She is a state member and secretary of Mission Pink Health. She has actively conducted health education camp in almost 20-25 schools. और आज तक डॉक्टर रचना ने 4000 से भी ज़्यादा, माय गॉड, 4000 से भी ज़्यादा डिलीवरीज की है। It's a really great achievement. Congratulations. Thank you so much for that kind introduction, Nikita. And first of all, सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माय 6 यार्ड बुटीक इस नवरात्रि टॉक शो में आने के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए आई एम रियली थैंकफुल बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अ टॉक शो, इट एम्फसाइजेस ऑन वुमेन्स हेल्थ, यानी औरतों का पूरा डेवलपमेंट, इसके ऊपर ये टॉक शो एम्फोसिस देता है। तो आई फील प्रिविलेज्ड कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस टॉक शो। थैंक यू सो मच। थैंक्स। तो हम लोग आज के टॉपिक के तरफ चलते हैं, गायनोलॉजिकल हेल्थ। तो गायनोलॉजिकल हेल्थ में कि जैसे चाइल्डहुड से लेके ओल्ड एज तक ये जो फीमेल का लाइफ स्पैन होता है, इसके हेल्थ के बारे में आज हम डॉक्टर रचना से डिस्कस करने जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये एज जो है चाइल्डहुड से ओल्ड एज, इसको आप एज अ डॉक्टर कैसे डिवाइड करोगे? तो देखिए, जैसे प्राइमरीली हम अगर अब डिस्कस करते हैं कि एक वुमेन की लाइफ साइकिल में इम्पोर्टेंट जो स्टेजेस रहते हैं, तो सबसे, जैसे अब चाइल्डहुड हो गया, ये तो सभी को पता है। उससे इम्पोर्टेंट जो स्टेज होती है वो है अडोलेसेंट। फिर अडोलेसेंट के बाद आएगा यूथ, यूथ के बाद आएगा आपका एक मिडिल एज, देन उसके बाद आएगा एक पेरीमेनोपॉजल, यानी मेनोपॉज के पहले का एज, एंड देन देयर विल बी अ मेनोपॉजल एज। सो दिस वुमेन्स लाइफ इज डिवाइडेड इनटू दिस मेन 5 कैटेगरीज। तो ये जो 5 कैटेगरीज को है, इनको हम 1 by 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट हमारा है वो है एडोलसेंट। तो इसके बारे में अभी हम आपको से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे कि जैसे कि कोई भी लड़की को जब पीरियड्स स्टार्ट होने जाते हैं, तब उसके बॉडी में फिजिकल और मेंटल क्या चेंजेस होते हैं? देखिए, एडोलेसेंट ये जो एज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रांजिशन हो रहा है। हम एक छोटा सा पौधा देखते हैं, वो धीरे धीरे बन के एक पेड़ की तरह तैयार होता है। तो एडोलेसेंट भी एज कैसा है कि एक छोटी सी बच्ची है जिसका धीरे धीरे चेंजेस होके एक फीमेल की तरफ वो उनका बदलाव होता है। तो शारीरिक और मानसिक ये दोनों बदलाव उनमें होते हैं। शारीरिक बदलाव में कैसे होगा कि उनके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट चालू होगा, धीरे धीरे उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलिए, जैसे कि हेयर ग्रोथ होना स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स पे, ये चालू होगा। और इन दोनों के बाद उनको चालू होंगे पीरियड्स। हमको ये भी दिखता है कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक फीमेल की शेप में जाता है, एंड देयर इज सडन इंक्रीज इन देयर हाइट। तो ये जो हुए, ये हुए फिजिकल चेंजेस, बट देन देयर आर ऑल्सो मेंटल चेंजेस इन देम। क्या होता है कि एडोलेसेंट जो एज होती है, दे सडनली स्टार्ट फीलिंग दैट
आई एम बिकमिंग इंडिपेंडेंट, मैं बड़ी हो रही हूँ, मुझे रोक टोक पसंद नहीं आती है। तो ये जो बदलाव होते हैं उनमें एडोलेसेंट के, दीज आर बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस उनके बीच में जो होते हैं। तो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से थोड़ा चिड़चिड़ापन बढ़ना, थोड़ा फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस कि आई एम ग्रोइंग अप, ये जो चेंजेस है ये बच्चों में होते हैं। तो ये दोनों चेंजेस ये पेरेंट्स को समझने चाहिए कि ये चेंजेस हो रहे हैं। उनको मेनली मदर ने उनको उसके ऊपर गाइड करना चाहिए ताकि उनको ये जो ट्रांजिशन है वो स्मूथली हो जाए। ओके, तो मदर ने अपना जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनके ये अप डाउन्स में थोड़ा सा ध्यान रख के करना चाहिए। यस, तो उसके साथ साथ में जैसे कि मदर का एक रोल होता है, तो ये बच्चे जब स्कूल जाती है गर्ल्स, तो स्कूल का भी इसमें क्या रोल होना चाहिए, या फिर स्कूल का टॉपिक है तो उसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि सेक्स एजुकेशन में भी स्कूल का क्या रोल होना चाहिए। बिल्कुल, कैसे होता है ये जो चेंजेस हो रहे हैं, तो ये जैसे अब इनको पीरियड्स स्टार्ट होने वाले हैं, मेंसेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो एक मदर ने उनको गाइड करना चाहिए कि उन मेंसेस में क्या क्या चेंजेस होंगे, उनको पैड्स कैसे यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ें मदर ने उनको गाइड करनी चाहिए। अब जैसे मैं एक मिशन पिंक हेल्थ की मेंबर हूँ, तो हमारा जो टीम है इट यूजुअली गोज टू मेनी स्कूल्स जहाँ पे हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन, न्यूट्रिशन, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज या फीमेल एनाटॉमी, इसके ऊपर हम बहुत एम्फेसिस करते हैं ताकि उनको इसके बारे में पूरी मालूमात मिले। तो ये एक हम करते हैं। तो वी हैव बीन टू मेनी स्कूल्स ऑफ लातूर एंड आई कैन से कि मैक्सिमम स्कूल्स आर having this adolescent health checkup camps or adolescent health education camps for girls. But यहाँ पे मैं एक और एम्फेसिस देना चाहूंगी कि ये जो एडोलेसेंट हेल्थ एजुकेशन कैंप्स होते हैं ये ज़्यादा गर्ल्स पे हाईलाइट करते हैं, बट सिमिलर चेंजेस बॉयज में भी होते हैं। तो बॉयज के लिए भी सेम हेल्थ एजुकेशन कैंप्स होने चाहिए। अच्छा। और कुछ पार्ट के जो एजुकेशन कैंप्स हैं वो कंबाइन भी होने चाहिए, बिकॉज दोनों को मालूम होना चाहिए कि दोनों के बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकेंड थिंग, इसमें कैसा होता है कि जो सेक्स एजुकेशन है, सेक्स एजुकेशन अभी इट इज अवेलेबल एट द स्नैप ऑफ फिंगर। आप मोबाइल क्लिक करो और हर कुछ आपको यूट्यूब पे देखने मिलता है, बट दैट इज नॉट द राइट वे। If you guide them properly, if school guides them properly, parents guide them properly for sex education, they will have a cleaner approach towards it. Okay. वो छुप छुप के नहीं करेंगे। तो this is very important and ये हर एक की responsibility है, मतलब parents की भी, school की भी, कि they have to be guided because वो एक संभ्रम की स्थिति में होते हैं, उनको समझता नहीं है what is right and what is wrong for them, so they have to be guided for that. स्कूल और मदर के रोल के बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन और उसके साथ में अभी जो मेंस्ट्रुअल कप ये यूज करना कितना कंफर्टेबल है और इसका भी हाइजीन कैसे होना चाहिए ऐसा। अब मेंस्ट्रुएशन में जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में वो सभी को पता है कि आपको पैड्स अवेलेबल है, टैम्पून्स है, उसके बाद पैंटी लाइनर्स भी आते हैं कुछ हद तक, लेकिन और रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स भी है। लेकिन आजकल जो एक नया ट्रेंड है मार्केट में दैट इज मेंस्ट्रुअल कप। तो अब ये मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है, एक सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ रहता है, वो उसको वजाइना में इंसर्ट करते हैं, इट विल कलेक्ट ऑल द ब्लड, आप उसको निकालिए, ब्लड को डिस्कार्ड कीजिए और आप उसको रीयूज कर सकते हैं। तो इट इज मोर इको फ्रेंडली। तो अब ये मेंस्ट्रुअल कप जो है आइडियली any girl who has got menses can use it, but for younger girls it is difficult, वो इंसर्शन या वो समझ पाना उनके लिए मुश्किल होता है। तो what ideally is recommended कि अगर आप कंफर्टेबल है, से आफ्टर 18 years of age अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आप यू कैन यूज इट वेरी वेल। तो इसके अवेलेबल साइजेस है फॉर टीन एज गर्ल, फॉर अ मिडिल एज वुमेन एंड फॉर एथलीट्स। इनके अवेलेबल साइजेस है जो कि आपको नेट पे इजीली अवेलेबल है। ओके, तो ये जो टॉपिक है इसके बाद हम अभी आगे बढ़ रहे हैं कि आजकल हमें जैसे कि पीसीओएस और पीसीओडी, ये जो टर्म है काफी सुनने में आता है कि इसको ये प्रॉब्लम है करके, तो इसका एग्जैक्टली ये क्या होता है और ये क्यों होता है? हाँ, तो अभी जो नए जनरेशन की बीमारियां जिसको हम बोल सकते हैं उनमें से बीमारियां होती है पीसीओएस और पीसीओडी, ये बहुत कॉमनली है। और आजकल ना बच्चे खुद डायग्नोस करके आते हैं कि मैडम मुझे पीसीओएस है। तो ये ऐसा नहीं है। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इट इज अ सिंड्रोम जिसके अंदर 2-3 चीजें कंबाइन होती है।
जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज एक हो गया, एक है कि बॉडी वेट बढ़ना, एक्ने एक्ने यानी पिंपल्स आना, या हिरसुटिज्म जहाँ पे अननेसेसरी हेयर ग्रोथ रहना बॉडी के ऊपर। तो ये सब जो कंबाइन इफेक्ट है इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। तो आज की जो बदलती लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, जिसके अंदर आप फास्ट फूड की तरफ बहुत इजीली जाते हैं, देयर इज लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो इसकी वजह से पीसीओएस, अगर हम 100 पेशेंट्स देखते हैं तो एक 50-60 गर्ल्स के अंदर पीसीओएस ये कॉमन होता है। और इसके अंदर और एक चीज ऐसी होती है कि उनको लगता है कि मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं इसलिए मेरा वेट गेन हो रहा है। नो, इट इज अदर वे राउंड। आपका वेट गेन हो रहा है, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो रहा है, इसकी वजह से आपको पीरियड्स जो है वो बराबर नहीं आ रहे हैं। इरेगुलर पीरियड्स रहेंगे, इनफ्रीक्वेंट रहेंगे, कभी 2 महीने में आएंगे, कभी 3 महीने में आएंगे, अननेसेसरी बॉडी वेट बढ़ेगा, हिरसुटिज्म रहेगा। तो ये जो चेंजेस है ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज में होते हैं। ओके तो ये जो है इसमें जैसे कि अभी ये जो कुछ प्रॉब्लम्स है इसके लिए तो डेफिनेटली आपको जैसे भी ये सिम्टम्स डॉक्टर ने बताया है, अगर ये आपको नोटिस होते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। बट ऐसा अगर प्रॉब्लम कोई गर्ल चाइल्ड में है तो उसको उसके फैमिली से क्या सपोर्ट मिलना चाहिए, ये हमको जान के लेना था। और उसके साथ साथ इसके लिए कुछ होम रेमेडी भी कर सकते हैं क्या ऐसा? बिल्कुल। अभी इसमें कैसा है कि अगर आप इसका नए स्टडीज देखेंगे आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के लिए या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज के लिए, तो इसके अंदर कैसे होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस है। यानी जो दो कंपोनेंट्स रहेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, एक है कि आपको वेट लूज करना है और दूसरा है आपको रिगरस एक्सरसाइज चाहिए। तो अगर आपका बॉडी परसेंट में समझो 5% भी वेट रिड्यूस करते हैं तो आपके साइकिल जो 2 महीने के थे वो 1.5 महीने पे आ जाएंगे। और दूसरा जो वेट रिडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है वो है कैलोरी डेफिसिट, यानी यू हैव टू मेक हेल्दी चॉइसेस। आपको खाने के अंदर लेस ऑफ कार्ब्स, लेस ऑफ ऑयल, लेस ऑफ बटर चीज, लेस ऑफ फास्ट फूड। इवन इफ यू आर ईटिंग फास्ट फूड, मेक श्योर दैट एटलीस्ट आप हफ्ते में एक बार फास्ट फूड खाने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज, तो अब 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चिल्ड्रन, कि एटलीस्ट 45 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी जहाँ पे आप स्वेट कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप ये दोनों चीजें करते हैं तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज में इसका काफी रोल है। और सेकेंडली कैसे होता है कि अगर घर पे है तो पेरेंट्स ऑल्सो शुड एम्फसाइज कि भाई यू ईट हेल्दी, यू हैव एक्सरसाइज। 10th है, 12th है, अभी स्टडीज है, ट्यूशन है, इसके अंदर पेरेंट्स बहुत बार उनको बोलते हैं कि ठीक है अभी तो उसको होगा नहीं, वो बहुत ऑक्यूपाइड है। तो ऐसा नहीं है, आप पूरे दिन में से एक हाफ एन आवर 45 मिनट्स तो डेफिनेटली निकाल सकते हैं इस चीज के लिए। तो डाइट, एक्सरसाइज और कुछ डे का अपना डिसिप्लिन फॉर एक्सरसाइज एंड फूड, इसे आपको ये चीजों में से ओवरकम करने में डेफिनेटली हेल्प होगी। तो अब हम बात करने वाले हैं 20 to 35 इयर्स एज के लिए कि ये अराउंड में काफी, जैसे कि यही टाइम होता है करियर बिल्ड करने का। तो करियर ओरिएंटेड जो गर्ल्स होती है तो उनके काफी लेट मैरिजेस भी होते हैं और उसके साथ साथ उनमें काफी इनफर्टिलिटी भी देखी जाती है। तो इसके बारे में आप क्या व्यू दोगे? देखिए कैसे है आजकल, टुडेज वुमेन इज एम्पावर्ड, राइट? तो एवरीवन वांट्स टू हैव करियर, दे वांट टू हैव सोरिंग करियर। तो इसके अंदर कैसे होता है कि लेट मैरिजेस आर वेरी कॉमन, बिकॉज आपकी स्टडीज ही आपका इतना टाइम ले लेती है कि आपका मैरिज थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो इट इज ओके दैट लेट मैरिजेस आर देयर, बट व्हाट आई सजेस्ट इज देयर इज अ सर्टेन एज फॉर एवरीथिंग। आपको एक वे करना है, क्योंकि हर एस्पेक्ट लाइफ में इंपॉर्टेंट, सिर्फ करियर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं, यू हैव टू वे बोथ द थिंग्स। तो अगर आपको लगता है कि लेट मैरिज हुआ है तो प्लान प्रेगनेंसी अर्ली, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ राइट एज। अगर आप लेट शादी करेंगे तो आपको इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आएंगे, जल्दी आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। अगर इनफर्टिलिटी से आप डील कर भी लेते हैं तो बाद में आपको एज रिलेटेड, यानी प्रेगनेंसी में एज रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, तो ये सब है, ये भी आपको प्रेगनेंसी में डील करना पड़ेगा। तो हर एक चीज के लिए एक पर्टिकुलर एज है। तो आपको थोड़ा सा करियर, भले ही 1-2 साल आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, फिर आप फैमिली प्लान करें एंड देन यू कैन गेट बैक टू करियर। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि ये प्रॉब्लम अगर आपको फेस नहीं करना है तो आपको प्रेफरेंसेस डिसाइड करने पड़ेंगे और उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरा अगला सवाल है कि मिडिल एज के ड्यूरिंग
आपने अपने बॉडी को कैसे ध्यान रखना चाहिए और उसके सिम्टम्स को कैसे नोटिस करना चाहिए या क्या चेंजेस होते हैं? तो मिडिल एज कैसा है, आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, आपकी लाइफ सेटल्ड है, आपका करियर चल रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें कैसी होती है कि आपके पीरियड में कभी इरेगुलरिटी हो गई समझो, तो उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। अगर आपको लगता है कि पीरियड इरेगुलर हो रहे हैं तो आप एक गायनेकोलॉजिकल चेकअप करवाइए। उसके बाद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, इसके ऊपर बहुत एम्फेसिस है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी आप खुद के ब्रेस्ट को एक बार पाल्पेट करके देखिए कि आपको कहीं पे गांठ या लंप लग रहा है क्या। अगर आपको लग रहा है कि कुछ अलग है जो नॉर्मल नहीं है तो आप फिर से एक हेल्थ चेकअप करवाइए। उसमें रूटीनली हम कैसे करते हैं कि मैमोग्राफी या सोनोग्राफी हम करते हैं। बराबर। तो ये अगर नेगेटिव आती है समझो मैमोग्राफी, तो एवरी 3 ईयरली आप उसको रिपीट कर सकते हैं देखने के लिए कि आगे कुछ डेवलपमेंट है क्या। तो कुछ भी जो रहेगा वो अर्ली पिकअप होता है उसके अंदर। एक हुआ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का, दूसरा है वाइट डिस्चार्ज। तो ये बहुत एक कॉमन धारणा होती है कि पांढरं पदर जात आहे तर मला कॅन्सर होईल का. नाही, पांढरं पदर जाणं म्हणजे कॅन्सर नाहीये. ओके। तर पांढरं पदर जर जात असेल या वाइट डिस्चार्ज अगर आपको हो रहा है तो आप चेकअप करवाइए। रूटीन में उसके लिए ना पैप्समियर बोल के एक टेस्ट होता है, तो वो अगर नेगेटिव आता है तो यू आर ऑन अ सेफर साइड। आजकल एक नया टेस्ट आया है जिसको हम बोलते हैं HPV टेस्ट या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का साइटोलॉजी हम करते हैं और उसके अंदर हम वो वायरस को डिटेक्ट करते हैं। अगर वो टेस्ट भी नेगेटिव आता है तो आप 2 ईयरली या 3 ईयरली आफ्टर द एज ऑफ 35 उसको रिपीट कर सकते हैं। और वो टेस्ट के अंदर आप जो आने वाले पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ हो सकता है क्या, वो आप उसको अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। राइट। तो अभी हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि जैसे 40-45 इयर्स का जो एज ग्रुप है, ये एज ग्रुप का सबसे फेवरेट टॉपिक है मेनोपॉज। तो ये एज ग्रुप में नॉर्मली जो भी इरेगुलरिटी रहती है रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ, तो इन सब का ब्लेम नॉर्मली मेनोपॉज पे डाला जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो इसके एग्जैक्टली क्या फेजेस होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और इसके लिए मतलब आप क्या गाइड करोगे? तो अभी कैसे होता है, जैसे तुमने बोला मेनोपॉज, इसका एक हवा बना के रखा हुआ है कि मेनोपॉज आ रहा है, मेनोपॉज आ रहा है। तो मेनोपॉज इज अ स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता है कि सडनली आप सब अच्छा था और कल से आप मेनोपॉज में चले गए। इट इज अ ट्रांजिशन, राइट। तो इसके 2 फेजेस रहेंगे, एक रहेगा पेरी मेनोपॉजल और दूसरा रहेगा मेनोपॉजल। अब पेरी मेनोपॉजल यानी मेनोपॉज के पहले का पीरियड और मेनोपॉज यानी आपको पीरियड स्टॉप हो गए। तो यूजुअली जो एज ग्रुप हम बोलते हैं मेनोपॉज के लिए दैट इज 45 to 55। तो पीरियड जाने के पहले ऐसा नहीं होता है कि सडनली स्टॉप होते हैं, वो इरेगुलर होंगे ग्रेजुअली। कभी आपको 2 महीने में आएंगे, कभी आपको 3 महीने में आएंगे, कभी 6 महीने में आएंगे। अगर आपको साल सवा साल पीरियड नहीं आ रहे हैं यानी आपको मेनोपॉज है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, इसके अंदर आपके हार्मोन्स कम होते जा रहे हैं तो आपको क्या होंगे, मूड स्विंग्स होंगे, यानी थोड़ा सा मूड में चेंजेस रहेगा। उसके बाद सडन हॉट फ्लशेस, आप बैठे हैं और अचानक आपको ऐसा लगता है मैं पसीना पसीना हो गई हूँ, तो वो एक रहेगा। उसके बाद एक फीलिंग ऑफ लोनलीनेस आता है कि अकेलापन महसूस हो रहा है या थोड़ा सा नर्वसनेस है, तो ये एक चीज रहेगी। और अगर मेनोपॉज हो जाता है तो आपके जो बोन का है, जिसका बोलते हैं हम कि ठिसूलता जो है बोन की, वो कम हो जाती है। तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। तो ये सब चेंजेस जो है ये मेनोपॉज से रिलेटेड है। अब ये जो चेंजेस होते हैं, ये ट्रांजिशन जो है वो ग्रेजुअल है, बट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि हाँ ठीक है मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं एंड देयर आर वेज, उसके तरीके हैं ट्रीट होने के। कि आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जस्ट अभी वही पूछना था कि इसको हम हैंडल कैसे करना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स होते हैं बट बहुत बार छोटे छोटे सिंपल सॉल्यूशंस होते हैं कि जिससे हम वो चीज को हैंडल कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली कि बहुत सिंपल सॉल्यूशंस है कि आप रेगुलर डाइट के अंदर ध्यान दीजिए, मेक श्योर कि आप कैल्शियम रिच फूड्स खा रहे हैं, आप दूध पी रहे हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आधा पौना घंटा आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आप जब घर के बाहर निकलते हैं तो आपका नर्वसनेस का जो फैक्टर है वो कम हो जाएगा, आपको लोनली नहीं फील होगा। एक्सरसाइज की वजह से आपके बोन की स्ट्रेंथ बनी रहेगी। तो ये सब मतलब आप एक्सरसाइज अच्छा कीजिए, डाइट अच्छा लीजिए। अगर इसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तकलीफ हो रही है या मैं सेटल नहीं हूँ अभी भी, तो आप गायनेकोलॉजिकल कंसल्टेशन ले सकते हैं। उस कंसल्टेशन में आपको ध्यान में आता है कि अगर आपके जो हार्मोन्स कम हो रहे हैं उसको सप्लीमेंट्स भी होते हैं, तो
तो वो सप्लीमेंट्स आपको डॉक्टर देंगे तो जो सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं वो कम प्रमाण में आपको फील होंगे। तो ये चीजें इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। बहुत ही वेरी वेल डॉक्टर ने हमको ये बताया कि मेनोपॉज को कैसे तुमने हैंडल करना चाहिए। तो अब इसके साथ साथ में मैं एक पूछना चाहूंगी कि ओवरऑल फीमेल की लाइफ में कैल्शियम का रोल क्या होता है? देखिए, जैसे अभी मैंने बताया कि मेनोपॉज होने के बाद आपके हार्मोन्स कम हो जाते हैं, फीमेल हार्मोन्स, उसकी वजह से आपके जो बोन है उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, वो थोड़े से पोरस हो जाएंगे। बराबर। तो फ्रैक्चर या इसका इंसिडेंस बढ़ सकता है, या बैक पेन बोलिए वो बढ़ सकता है। तो उसके लिए कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोन की स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कैल्शियम आप डाइट में से तो ले सकते हैं, आप दोनों टाइम दूध ले सकते हैं। फिर कैल्शियम के सप्लीमेंट्स आते हैं, कैल्शियम टैबलेट आते हैं। तो आप एक साल में 3 महीना 6 महीना कैल्शियम टैबलेट्स ले सकते हैं। तो ये बट ये मेनोपॉज का हो गया, बट अदरवाइज भी जैसे डिलीवरी होता है, प्रेगनेंसी होता है, उसमें भी कुछ जरूरत उन्होंने वो मॉनिटर करना चाहिए क्या? बिल्कुल, कैल्शियम हर एज ग्रुप में इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स आपको डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं, मेनोपॉज में भी प्रोवाइड करते हैं, और सन एक्सपोजर विल प्रोवाइड यू विटामिन डी। सो व्हाट वी आर एम्फसाइजिंग अगेन एंड अगेन इज एक्सरसाइज, सो दैट विल प्रोवाइड यू विद विटामिन डी, एंड सप्लीमेंट्स आर देयर, फूड आइटम्स आर देयर, कैल्शियम ऑलवेज प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल देयर। तो ओवरऑल आज के सेशन में हमने हर एज ग्रुप के बारे में काफी डिटेल में समझ के लिया है। तो अब मैं ये बोलना चाहूंगी कि 3 पॉइंटर गायनोलॉजिकल हेल्थ के लिए आप हमें कुछ 3 पॉइंटर की क्या हमने ध्यान रखना चाहिए, आप 3 पॉइंटर्स हमको सजेस्ट कीजिए। जैसे हमने अगर टॉक बराबर से सुना है हर एक ने, तो पॉइंटर्स उसी में है। गुड न्यूट्रिशन, ओके, एक्सरसाइज एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, ये 3 पॉइंटर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर डूइंग दिस, यू आर ऑलवेज सेफ, यू आर ऑलवेज हेल्दी। ओके, वैसे देखने जाओ तो ये 3 पॉइंटर्स एकदम सिंपल और इजी है, जो हम लोग इजीली कर सकते हैं। सो हम सब ने आज से अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। नवरात्रि के डे 1 को हम सब खुद से ही ये प्रॉमिस करते हैं कि हम ये 3 पॉइंटर्स का ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। इतने शॉर्ट टाइम में डॉक्टर रचना ने हमको जो पूरा डिटेल फीमेल की चाइल्डहुड से लेके ओल्ड एज तक का जो स्पैन में के प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस बताया है, इट्स रियली वंडरफुल। थैंक यू सो मच। और हमने आपके लिए एक छोटा सा हैंडमेड गिफ्ट बनाया है। थैंक यू। इस टॉक शो के माध्यम से मैं सभी को अपील करना चाहूंगी कि आजकल ना HPV वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन जो आया है मार्केट में, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों को, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, उनको आप वो वैक्सीन दिलवाइए। इफ यू, जिनकी भी सेक्सुअल लाइफ चालू नहीं हुई है उनके लिए तो वो मस्ट ही है, और जिनकी सेक्सुअल लाइफ भी चालू है उन्होंने भी लिया तो उसका फायदा ही है। तो उसका एक सर्टन एज ग्रुप है कि आप 15 ईयर्स से बिलो है तो उसके 2 वैक्सीन रहेंगे, अगर आप 15 ईयर्स से आगे हैं तो आपको 3 वैक्सीन रहेंगे। बट इट इज माई अपील टू एवरीवन दैट मेक श्योर दैट यू आर गिविंग दिस वैक्सीन टू योर किड्स। And secondly, I am really thankful to Nikita for inviting here, because कैसा है, Nikita is a very dear friend to me and she is very hard working. She has that social responsibility. उसके पास एक social responsibility है. In fact, entire भार्गव family के पास ही है and she is carrying that genes forward. तो इस talk show के माध्यम से वो आप सभी के problems को deal कर रही है. तो we are very happy to be a part of this talk show, first and foremost. And second thing is कि my 6 Yard Boutique is a place for me to go to. अगर मुझे कभी भी कुछ भी शॉप करना है और मुझे ऐसा लगता है कि I need this, तो just एक 10 मिनट पहले I'll give her a call and I'm here, and you can see कि this is the work she does. It is so beautiful, and the effort she puts in each and everything is overwhelming. So thank you so much, and all the best for this talk show and for your boutique. Thank you. Thank you so much, dear रचना। तो आज अभी हम लोग चलते हैं टुडेज फैशन मंत्रा के पास तरफ। टू फील इनर ब्यूटी, प्लीज फॉलो डॉक्टर रचना जाजूस टिप्स, एंड फॉर आउटर ब्यूटी माई 6 Yard बुटीक इज हियर फॉर यू। ओके, आज का जो सेशन है आपको कैसे लगा, प्लीज हमें पक्का कमेंट कीजिए। और कल है डे 2, कल का जो शो है सेम टाइम पे रहेगा 4 o'clock फेसबुक लाइव,
और इसका जो लिंक है आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा. सो डू कनेक्ट. बाय बाय. हैव अ नाइस डे.